हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 से जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमें दे रखा है। कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना गया है। यानी जो इवेंट हमें ऑलरेडी पता है, जो हो चुका है, वो ये है कि एक सफेद बाल वाला व्यक्ति चुना जा चुका है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? और जब सफेद बाल वाला व्यक्ति चुना जा चुका है, उस स्थिति में उसके पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान लें कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान समान है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हल 3 का। मान लेते हैं इवेंट जो ई है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में से ही कॉपी करेंगे हम लोग, कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे। एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को चुनना, तो लिख लेते हैं एक सफेद बाल वाले व्यक्ति का चयन। व्यक्ति का चयन। अब मल्टीपल जो इवेंट्स हैं E1, E2 इत्यादि वो मानते हैं, और वो भी हम क्वेश्चन में हमें जो ज्ञात करना होता है उन्हीं को मानते हैं। तो इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता तो लिख लेते हैं E1 व्यक्ति का पुरुष होना, और E2 व्यक्ति का महिला होना। ठीक है। अब जब हमें यह बात पता है कि जो व्यक्ति चुना जा चुका है उसके बाल सफेद हैं, उस स्थिति में चुने गए व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो हम लोग इसे लिख देंगे सह प्रतिबंध से P E1 इंटरसेक्शन E बट्टे PE। देखिए सबसे पहले PE का क्या मतलब है? एक सफेद बाल वाले व्यक्ति का चयन। तो सफेद बाल वाले व्यक्ति का चयन किस प्रकार हो सकता है? हम एक पुरुष का चयन कर सकते हैं, और जब हम पुरुष का चयन कर चुके हैं तो उसके बाल सफेद हो सकते हैं। या जब एक महिला चुने और जब महिला चुनी जा चुकी है, उस स्थिति में उसके बाल सफेद हो सकते हैं। अब आपको बोला गया है जब बाल सफेद है तो व्यक्ति पुरुष होना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन ऊपर पुट कर देंगे। E1 मल्टीप्लाई P E बट्टे E1। ठीक है। इन सभी का प्रायिकता हम लोग यहां लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें बोला गया है पुरुष और स्त्रियों की संख्या समान है। ठीक है। इसका मतलब दोनों जो है 50-50% है। दोनों कितने कितने परसेंट है? 50-50% है। 50-50% का मतलब 50/100, यानी दोनों की प्रायिकता कितनी होगी चयन की? 1/2। पुरुष को चयन कर लो या स्त्री को, तो दोनों के चयन की प्रायिकता कितनी कितनी हो सकती है?
1/2। अब कुछ ऐसे सोच रहे होंगे सर 50-50% ही क्यों, समान तो 30-30% भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, हम मानते हैं, लेकिन 30 और 30 तो 60 ही हुआ। 100% पे हम काम करते हैं, ठीक है। 50-50% मानी तो कुल 100% हो रहा है, इसलिए हम 30-30 नहीं मानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए P इवन यानी जब व्यक्ति पुरुष हो उस स्थिति में उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता आपको प्रश्न में दे रखी है 5%। 5% यानी 5/100। अगर चुना गया व्यक्ति स्त्री हो उस स्थिति में उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता आपको प्रश्न में दे रखी है 0.25 यानी 0.25% में दे रखी है प्रतिशत में, तो ये हो गया 0.25/100। क्लियर, ये चारों मान आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P E1/E E1 1/2। जब चुना गया व्यक्ति जो है पुरुष है उस स्थिति में उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता 5/100। 5/100 1/2 गुना 5/100 प्लस E2 की प्रायिकता 1/2 गुना PE/E2 की 0.25/100। देखिए सोल्व कर लीजिए तो ये हो गया 5/200 और नीचे हो गया 5/200 प्लस 0.25/200। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 5/200 इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 200 तो ये हो गया 5 प्लस 0.25। देखिए 200 से 200 कट तो P E1/E ये हो गया 5/, इन दोनों को ऐड करा तो 5.25। आगे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 नीचे 5 2 5। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 20 और इसको 525 को 25 से काटा 25 दूनी 50 25 एकम 25। तो ये जो प्रायिकता है P E1/E ये मेरा आ गया 20/21। 20/21 ये आपका आंसर होगा 20/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना गया है वो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 52 मंगलवार हो। तो सबसे पहले वर्ष हमारे पास है लीप वर्ष। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन। और एलीप में 365, लीप में 366 और एलीप में 365। तो अगर हम इसमें 7 का भाग दे दें तो हमारे पास 52 सप्ताह और 2 दिन बनेंगे। ठीक है, देख लीजिए, अगर हम 366 को 7 से भाग लगा दें तो 7 पंजो 35
यहां पे 2, 1 और 6, तो 7 दूनी 14 और 2 शेष रह गया, यानी 52 सप्ताह है और 2 दिन। इस प्रकार से हमारे पास बने। अब अगला बोल रहा है 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। तो देखिए भाई 52 सप्ताह में 52 मंगलवार तो फाइनल है। अब बात आके टिकी इन 2 दिनों पर। तो ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन ये किस प्रकार से हो सकते हैं? ये जो 2 दिन है, ये रविवार या सोमवार में से हो सकते हैं, ठीक है, या सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, या मंगलवार बुधवार में से हो सकते हैं, ठीक है, या बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं, या गुरुवार शुक्रवार में से हो सकते हैं, या शुक्रवार शनिवार में से हो सकते हैं, या शनिवार रविवार में से हो सकते हैं। और फिर रविवार सोमवार जो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 2 दिन जो है इस प्रकार हो सकते हैं। तो यहां से देखिए कुल प्रति 10 समष्टि ये हमारे पास कितनी हो गई, कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कुल पेयर 7। अब ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें मंगलवार है? देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास है 2। हाँ है ना, इसलिए जो प्रायिकता है 53 मंगलवार आने की, ये हो गई कुल परिणाम 7, अनुकूल परिणाम 2, तो 2/7। अब चाहे से 53 मंगलवार की पूछे, 53 सोमवार की, किसी भी वार के बारे में पूछे कि वो 53 हो सकता है, तो ये 2/7 ही रहेगी। जैसे 53 शनिवार, तो देखिए 52 सप्ताह में 52 शनिवार तो यही हो गए। और यहां पे देखिए कितनी जगह शनिवार है, एक यहां एक यहां, तो अनुकूल 2 ही हुए। ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके 53 मंगलवार नहीं आने की। तो भाई कौन कौन सा पेयर इन 2 के अलावा जो 5 पेयर हैं वो सेलेक्ट हो, तो जो है 53 मंगलवार नहीं आएंगे। तो उस स्थिति में 53 मंगलवार नहीं आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो भी हम लिख देते हैं। 53 मंगलवार नहीं आने की, ये हो जाएगी आपकी 5/7, 5/7 स्टूडेंट। तो ये जो है क्वेश्चन कक्षा 10 के स्तर का क्वेश्चन है, जो अपना ओल्ड पैटर्न चलता था उसमें था ये, ठीक है।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बोला गया है कि भाई प्रश्न नंबर 6 में मान लीजिए ए बी सी डी बक्से हैं, हमारे पास 4 बक्से हैं जिसमें रखी संगमरमर की लाल सफेद काली टुकड़ियों का विवरण तालिका में दे रखा है। याद दर्शय एक बक्से का चयन किया जाता है, इसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इसके बक्से ए बी सी से निकाले जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें एक बात जो पता है वो ये पता है कि निकाला गया टुकड़ा लाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही बात यहां मेंशन कर देते हैं कि हल जो है क्वेश्चन नंबर 6 में कि भाई हमें जो इवेंट ऑलरेडी पता है वह है निकाला गया टुकड़ा लाल है। कैसा है? लाल है। अब जो मल्टीपल इवेंट्स हैं वो मान लीजिए आप E1 यानी बक्सा जो है या डिब्बा नहीं बोला गया, इसमें बॉक्स बोला गया है, तो यहां पे लिख लीजिए बॉक्स ए का चयन E2, ये आप लिख लीजिए बॉक्स बी का चयन E3 बॉक्स सी का चयन और E4 बॉक्स डी का चयन। ये सब हमने लिख लिया यहां। अब क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। हमें बोला गया, हमें यह पता है कि निकाला गया टुकड़ा लाल है। उस स्थिति में से टुकड़ा बॉक्स ए में से निकले। पहले हम ए के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बी के, फिर सी के, और देन लास्ट में सोल्व करेंगे। तो जब हमें यह पता है कि निकाला गया टुकड़ा जो है वो लाल है, उस स्थिति में उसके बॉक्स ए से निकलने की यानी इवेंट E1 प्रायिकता क्या होगी? एक ये लिखना है। देखिए दूसरा, जब हमें पता है कि निकाला गया टुकड़ा लाल है, उस स्थिति में उसके बॉक्स बी से निकलने की एक हमें यह ज्ञात करना है, और एक हमें ज्ञात करना है कि जब निकाला गया टुकड़ा लाल है तो उसके बॉक्स थर्ड यानी सी से निकलने की प्रायिकता। ये 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। देखिए इसे लिखेंगे हम सह प्रतिबंध से, तो P E1 इंटरसेक्शन E बट्टे PE, इसको भी ऐसे लिखेंगे PE2 इंटरसेक्शन E बट्टे PE, और इसको लिख दीजिए PE3 इंटरसेक्शन E बट्टे PE। अब PE क्या चीज है तीनों में वो देखिए। P है निकाला गया टुकड़ा लाल है, तो लाल टुकड़ा कब कब निकल सकता है पहले वो देख लीजिए। जब हम बॉक्स ए का चयन करें, और जब हम बॉक्स ए का चयन कर चुके हैं उस स्थिति में टुकड़ा लाल निकल सकता है, या जब हम बॉक्स बी का चयन करें और जब हम बॉक्स बी का चयन कर चुके हैं तो भी टुकड़ा लाल निकल सकता है। ठीक है, और जब हम बॉक्स सी का चयन करें और जब हम बॉक्स सी का चयन करें तो भी टुकड़ा लाल निकल सकता है। बॉक्स डी का चयन करें और जब हम बॉक्स डी का चयन करें तो भी टुकड़ा लाल निकल सकता है। तो देखिए
पीई इसका मान तो सभी में यही रहना है, अलग अलग नहीं रहना, ठीक है। यहां पे ऊपर E1 है तो E1 वाला केस ऊपर डाल दीजिए, E1 पी ई बट्टे E1, यहां पे लिखिए इसको, तो यहां पे लिखेंगे तो बट्टे में तो ये एज इट इज आ ही जाएगा, क्योंकि पीई का मान तीनों में सेम ही रहना है। तो लिख दीजिए Pe1 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E1 प्लस Pe2 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E2 प्लस Pe3 या मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E3 Pe4 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E4, ठीक है। E2 है तो E2 वाला केस ऊपर डाल दीजिए, E2 मल्टीप्लाई पी ई बट्टे E2। इसी प्रकार इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो जो P का मान है वो तो वही रहेगा, ऊपर E3 वाला केस आ जाएगा खाली, 3 मल्टीप्लाई पी ई बट्टे E3। तो लिख लीजिए नीचे Pe1 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E1 ई बट्टा E1 प्लस Pe2 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E2 प्लस Pe3 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E3 प्लस Pe4 मल्टीप्लाई पी ई बट्टा E4, ठीक है भाई। बिल्कुल ये सारी सिचुएशन हमने तीनों की जो ज्ञात करनी थी वो लिख दी है, लेकिन अभी तक हमने इनमें से किसी भी इवेंट का प्रायिकता नहीं निकाला, पहले ये समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए Pe ये आपके समझ में आ गया होगा कि लाल जो टुकड़ी है वो कैसे कैसे निकल सकती है। पहले जो बॉक्स का चयन कर लें, जब पहले बॉक्स का चयन कर लें तो लाल निकल सकती है, दूसरे बॉक्स का चयन कर लें, जब दूसरे बॉक्स का चयन हो गया तो लाल निकल सकती है, तीसरे बॉक्स का चयन कर लें, जब तीसरे बॉक्स का चयन कर लें लाल निकल सकती है, चौथे बॉक्स का चयन कर लें, जब चौथे का चयन हो जाए तो भी लाल निकल सकती है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हमने लिखा है लाल टुकड़ी निकलने की प्रायिकता। और फिर हमने यहाँ पे गुणन प्रमेय से लिख दिया, ठीक है। ऊपर E1 है तो E1 वाला केस ऊपर डाल दीजिए, E2 है तो E2 वाला डाल दीजिए, और यहाँ पे ऊपर E3 है तो ये 3 वाला केस ऊपर डाल दिया। ये बेस प्रमेय से हमने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस Pe का मान अकेले का निकालूंगा और फिर सूत्र में इन तीनों जगह एक साथ रखूंगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास डिब्बे हैं 4, और 4 डिब्बों में से किसी भी एक डिब्बे के चयन की प्रायिकता होगी 1/4। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं Pe1 बराबर Pe2 बराबर Pe3 बराबर Pe4 इजिकल्स टू 1/4। यानी 4 डिब्बों में से किसी भी एक डिब्बे के चयन की जो प्रायिकता होती है वो 1/4 होगी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब मैं लिख रहा हूं जब हमने डिब्बा फर्स्ट चयन कर लिया, ठीक है, जब हमने डिब्बा फर्स्ट चयन कर लिया उस स्थिति में जो है लाल टुकड़ी निकलने की प्रायिकता, तो फर्स्ट डिब्बे में बॉल देखो पहले तो लाल
1 है और कुल है 10, तो ये प्रायिकता हो गई 1/10। आगे बढ़ते हैं, जब हम डिब्बा दूसरा चयन कर लें उस स्थिति में लाल टुकड़ी निकलने की, तो दूसरे डिब्बे में कुल गेंद देखिए 6 2 8 2 10 और लाल कितनी है 6 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम डिब्बा तीसरा चयन कर लें और हम लाल टुकड़ी निकालना चाहते हैं, तीसरे डिब्बे में देखिए कितना 8 1 9 1 10, तो 10 और लाल कितनी है 8। ठीक, जब हम डिब्बा चौथा चयन कर लें और अगर हम लाल निकालना चाहें तो चौथे में देखिए 0 6 और 4, तो कुल तो हो गई 10 और लाल कितनी है 0। इस प्रकार से ये रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे लिए क्वेश्चन 3 भाग पूछे, तो अगर हम पहले ये वाला नीचे वाला एक साथ निकाल लें, क्योंकि नीचे वाला सब में तीनों में सेम है, तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं आपके लिए P का मान निकाल देता हूं। पहले P बराबर क्या है, E1 कितना है 1/4 गुना E/E1 1/10 प्लस PE2 PE2 का 1/4 E/E2 6/10 प्लस E3 का भी 1/4 E/E3 8/10 प्लस 1/4 किसका E4 का भी 1/4 और E/E4 का ये हो गया स्टूडेंट 0, तो ये 0। ठीक है भाई, सोल्व कर लीजिए इसको PE का, तो ये हो गया 1/40 प्लस 6/40 प्लस 8/40। देखिए लघुत्तम बना लीजिए, तो लघुत्तम बनाए तो लघुत्तम बन गया 40, तो ये हो गया 1 + 6 + 8, तो ये हो गया 15/40 स्टूडेंट। पीई का मान आ गया, यानी ये नीचे वाले पोर्शन का आपका मान जो है वो 15/40 आ चुका है। ठीक, अब हम लोग इसे नेक्स्ट 1 बाय 1 करके सोल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, किसका PE1/E का, तो कितना है PE1 कितना है 1/4 गुना E/E1 1/10 और ये जो नीचे वाला पूरा है इसका सोल यहां पे देखो आया है 15/40, तो पूरे का कितना हो गया 15/40, तो ऊपर का हो गया 1/40 और नीचे का 15/40। तो देखिए कट के कितना आ गया, 40 से 40 कट गया तो 1/15। PE/E1 ये आ गया आपके पास 1/15, तो PE1/E ये आ गया 1/15, बिल्कुल इजी। ये एक तो आंसर ये आ गया आपके पास। ठीक है, आगे देखिए PE2/E ये रहा, E2 का मान 1/4 गुना E/E2, देखिए ध्यान से E/E2 6/10 और ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है इसका देखिए यहां पे 15/40, तो ये नीचे लिखिए 15/40। ठीक है भाई, तो ऊपर का कितना हो गया स्टूडेंट
6/40 और नीचे का 15/40। देखिए 40 से 40 कट गया तो ये 6/15। तो इसको हल किया, 3 दूनी 6, तीनों पंजो 15, 3 दूनी 6, 3 से काटा ना तो 2/5, 2/5। तो यहां लिख देते हैं P E2/E, इसका आ गया 2/5, ये आपका 2/5, ये आपका 2/5 आ गया। ठीक है भाई, अब आपको निकालना है लास्ट PE3/E, इसका भी निकालते हैं बिल्कुल। तो देखिए नेक्स्ट लास्ट जो बचा है उसका निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं PE3/E। देखिए PE3 कितना है, 1/4 गुना E/E3, तो E/E3 8/10, और नीचे का जो पूरा भाग है इसका देखिए ये रहा PE का 15/40, तो 15/40, तो ऊपर का हो गया बेटा 8/40, नीचे का 15/40, 40 से 40 कट गया तो 8/15, 8/15। तो जो ये PE3/E इसका आ गया 8/15, 8/15, ये आपका आंसर आया। बिल्कुल ये आपका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 का पूछ लिया। अमूमन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, किसी भी एक के बारे में पूछेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है, यानी उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। यानी कोई व्यक्ति अगर ध्यान करे, योग करे, तो जो दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा है वो 30% कम कर देता है। 30% कम करने का मतलब ये है कि अभी 70% उसको दिल का दौरा पड़ने का खतरा है। अगर वो ध्यान और योग करता है तो 30% ही कम करता है, 70% तो पड़ सकता है फिर भी। और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। अगर वो कोई मेडिसिन लेता है तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 25% कम हो जाते हैं, लेकिन 75% में उसको पड़ सकता है। यानी अगर हम दवाई लेते हैं तो हमें 25% चांस है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन 75% चांस ऐसे बचे जिनमें गिर सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से एक का विकल्प का चयन करता है कि भाई इन दो में से यानी या तो योग करेगा या ध्यान करेगा। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति रोगी दिल के दौरे से ग्रसित है। यानी इन दोनों विकल्पों का चयन करता है, उनमें से एक व्यक्ति चुना गया जो दिल के दौरे से ग्रसित है। यानी जो इवेंट हमें ऑलरेडी पता है वो यह है कि चुना गया व्यक्ति दिल के दौरे से ग्रसित है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कैसे हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हल 7, सबसे पहले जो इवेंट हमें पता है वो देखिए, तो हम लोग इसी में से कॉपी कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, चुना गया व्यक्ति दिल के दौरे से ग्रसित है। दिल
के दौरे से ग्रसित है। और मल्टीपल इवेंट्स जो है वो हम उन्हें मानते हैं जो ज्ञात करना होता है। तो देखने क्या ज्ञात करना है, रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग। तो ध्यान व योग विधि का उपयोग और एक चीज का उपयोग और करता है, पर्सन में दिया हुआ है, वो है दवाई का उपयोग। दवाई का उपयोग। अब देखिए ध्यान से, हमें ज्ञात करना है E1 बट्टे E। जब चुना गया व्यक्ति दिल के दौरे से ग्रसित है तो इस बात की प्रायिकता याद करनी है कि वो योग और ध्यान विधि का उपयोग करता है। तो कैसे लिखेंगे, P E1 इंटरसेक्शन E बट्टे PE का क्या अभिप्राय है, चुना गया व्यक्ति दिल के दौरे से ग्रसित है। तो लिख दीजिए यहां पे नीचे संपूर्ण प्रायिकता पर में से, जब व्यक्ति ध्यान और योग विधि का चयन करता है यानी उसका उपयोग करता है, ठीक है करता है भाई, करता है तो भी उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, या जब वह दवाई का सेवन करता है, और जब दवाई का सेवन करता है तो भी भाई दिल का दौरा तो पड़ सकता है। ये हो गया संपूर्ण प्रायिकता पर में। तो बोला फिर सर योग करने का क्या फायदा, करते रहिए, चांसेस कम है, ठीक है। तो E1 वाला कंडीशन ऊपर पुट कर दीजिए, E बट्टे E1। देखिए एक लाइन लिखा है मस्त सा बीच में, किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यानी हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो ध्यान कीजिए या योग, तो किसी एक का चयन करना की प्रायिकता, तो उस स्थिति में दोनों की जो प्रायिकताएं हैं, दो में से एक के चयन करने की प्रायिकता 1/2। किसी भी एक के चयन की प्रायिकता, दो में से एक के चयन की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो E/E1, ठीक है, E/E1 यानी जब ध्यान और योग विधि का उपयोग करता है तो दिल का दौरा पड़ सकता है। तो भाई पहले तो ये देखो, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस कितने हैं, 40%। ध्यान से देखना भाई, 40% चांसेस हैं दिल का दौरा पड़ने के। चांसेस कितने हैं, 40%। तो 40% का मतलब कितना हुआ, 40/100, ठीक। फिर से देखिए, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस कितने हैं, 40%। जब ध्यान और योग विधि का चयन करता है उस स्थिति में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस, तो भाई जब ध्यान और योग करता है तो 30% कम करता है, इसका मतलब अभी भी 70% चांसेस दिल का दौरा पड़ने के हैं। कब, जब आप जो है ध्यान और योग करते हैं उस स्थिति में, यानी दिल का दौरा पड़ने के चांसेस हैं 40%। उनमें से कितने परसेंट में पड़ेगा, फिर 70% में, यानी 70/100। यह आपको समझना है, फिर से समझ लीजिए भाई, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस कितने प्रतिशत आपके पास हैं, यहां 40%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह ध्यान और योग विधि का उपयोग करने पर दिल का दौरा से ग्रसित होना। तो पहले दिल के दौरे से ग्रसित होने के 40% चांस है, यानी 40/100। तो जब ध्यान और योग करते हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं गिरने के, वो 70%। बोला सर 30% कम दे रखा है, अरे कम 30% ही तो कर रहा है, यानी 70% तो अभी भी गिर सकता है, ठीक।
आगे देखिए, जब बंदा दवाई का सेवन करता है उस स्थिति में दिल के दौरे से ग्रसित हो सकता है, उस स्थिति में दिल के दौरे से ग्रसित हो सकता है। तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 40%, तो 40/100। दवाई का सेवन करता है तो कितने परसेंट कम कर रहा है खतरा? वो कर रहा है 25% कम करता है। तो कितने परसेंट चांसेस गिरने के हैं? 75%। तो 75/100। ये दो बात ही समझना है इस क्वेश्चन में कि भाई आप जब दवाई का सेवन करते हैं तो भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। बोला इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 40% दिल का दौरा पड़ने के चांसेस है, और जब आप दवाई का सेवन करते हैं तो आपका दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 25% कम हो जाते हैं। तो अभी कितना बाकी है? 75% चांस में तो अभी भी गिर सकता है। ठीक है, दिल का दौरा तो 75% का मतलब 75/100। ये आपको वैल्यूज यहां पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। तो P E1/E, E1 का 1/2, E/E1 ये रहा। देखिए सरलीकृत कर लीजिए थोड़ा, यहां 0 से 0, 1 0 कैंसिल। वैसे तो सरलीकृत ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे जो है सेम संख्या रह जाएगी। चलो ऐसा कैसा लिख देते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। तो 40/100 गुना 70/100, नीचे देखिए 1/2 गुना 40/100 गुना 70/100 प्लस 1/2 गुना 40/100 गुना 75/100। ठीक है भाई, सोल्व कर लेते हैं यहां। तो P E1/E ये हो गया 7 चौक 28, तो ऊपर हो गया 2800, नीचे 2, ठीक है 2 0 0 0 0, ठीक है 20,000। नीचे देखिए भाई, तो थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो एज इट इज आ जाएगा 2800/20,000 प्लस 75 को 4 से गुना किया, तो 75 को 4 से 75 का डबल 150, 150 150 300, तो 1 शून्य और लगा दो, 300 0 यानी 3,000, और नीचे तो वही 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। तो ऊपर 2800, नीचे 20,000, नीचे देखिए लघुत्तम कितनी 20,000, ऊपर 2800 प्लस 3,000, 2800 प्लस 3,000। देखिए 20,000 से 20,000 कैंसिल, तो ऊपर बचा 2800 और नीचे जोड़ दीजिए ये 5,800, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 28/58, 2 से काटिए 14 और 2 से काटा 29, ठीक है 2 से काटा 29। तो जो आपका आंसर आया P E1/E ये 14/29 कितना आ गया 14/29, ये आपका आंसर आना है। तो स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, बस आपको ये इसको स्टार लगा लीजिए यार, क्योंकि दिल का दौरा कम करता है, गिरने के चांसेस जब आप ध्यान और योग करते हैं तो 30% चांसेस कम होते हैं, फिर भी 70% तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रह गए।
जब आप दवाई का सेवन करते हैं तो 25% चांसेस कम होते हैं, फिर भी 75% रह गए। तो ये आपको ख्यालात रखना है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में इसी प्रकार के कट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, स्टार कैटेगरी में इसको डाल लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो है 8, यदि दो कोटि की एक सारणिक के सभी अवयव शून्य या एक हों तो सारणिक का धनात्मक मान प्राप्त होने की प्रायिकता। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो है दो कोटि की सारणिक लिख देते हैं यहां, जो क्या हो सकती है A11, A12, A21, A22। ठीक, अब हमें बोला गया है इसके जो है सभी अवयव या तो 0 है या 1 है। तो सबसे पहले ऐसी कितनी सारणी पॉसिबल है, यानी कितने सारणिक बन सकते हैं, डिटरमिनेट्स। तो देखिए ये जो एलिमेंट है तो लिख लेते हैं कुल संभव सारणिक, कुल संभव सारणिक। इस अवयव को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, दो प्रकार से, या तो 0 या 1। ठीक, यहां पे इस अवयव को चुनने के भी हमारे पास कितने तरीके, दो तरीके। इसको चुनने के दो, और इस अवयव को चुनने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। तो कुल हो गया 2 की घात 4 यानी 16। तो ऐसी कुल 16 जो है सारणिक संभव है। अगला बोल रहा है मान पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस सारणिक का जो सॉल्यूशन है वो देखिए, वो क्या होगा, A11 मल्टीप्लाई A12 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21। ठीक, अगला करें इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसका मान तो हर हाल में 1 होना चाहिए, हर हालत में 1 होना चाहिए। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब यहां पे 1 हो और यहां पे 1 हो। 1 और 1 मल्टीप्लाई होके कितना होगा, 1। अब इसके रिजल्ट पे चर्चा करते हैं। इसका रिजल्ट अगर 1 आए तो 1 माइनस 1 0 हो जाए, यानी इन दोनों का रिजल्ट 1 आए, यानी 1 और 1 यहां हो तो 1 माइनस 1 0 होगा। तो भाई पॉजिटिव नहीं होता 0 ना नेगेटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो तो 1 माइनस 0 1 जो पॉजिटिव है, यानी इन दोनों नंबरों की जगह वो ऐसी संख्याएं लो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ जाए। तो देखिए कैसे कैसे हो सकता है। A11 यहां 0 ले ले, यहां 0, एक तो ये स्थिति हो सकती है। ठीक है, दूसरी में A11 A22, यानी इन दोनों का तो 1 1 ही रहेगा। तो मैं लिख भी देता हूं, चलो हम यहां मेंशन कर देते हैं कि भाई एक तो ये सारणिक हो सकती है, चलो मेंशन ही कर देते हैं। फिर इनकी जगह तो हमने 1 1 ले लिया। देखिए इनका मल्टीप्लाई 1, इनका मल्टीप्लाई 1, इनका मल्टीप्लाई 1। हमें क्या करना है, इन दो की जगह 0 चाहिए, तो 0 गुना 0 0, यहां पे 1 हो सकता है, यहां 0 तो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां 1 हो सकता है, यहां 0। तो ये 3 स्थितियां हो सकती है जब इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और जब इसमें से 0 घटेगा तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी इन दोनों की जगह कितना आना चाहिए, 0, तभी पॉजिटिव रिजल्ट दोगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, यानी अनुकूल सारणी कितनी हो गई, 3। हाँ है ना। तो प्रायिकता जो है
किसकी? आपको बोला गया है सारणिक जो धनात्मक मान दे, तो प्रायिकता धनात्मक मान वाले सारणिक की जिसका प्रत्येक अवयव कितना हो 1 या 0। कुल परिणाम 16, अनुकूल 3, अनुकूल कितने 3। तो प्रायिकता इसका जो है वो 3/16 जो है वो आपका आएगा। यही आपका राइट आंसर होना चाहिए स्टूडेंट। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, हमें बोला गया एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षणों द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं कि जो P है प्रायिकता A के असफल होने की वो 0.2 है, और प्रायिकता जो है B के अकेले असफल होने की 0.15, A और B दोनों के असफल होने की 0.15। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको कि ये वास्तव में ऐसा ही है क्या। बिल्कुल ऐसा ही 0.15 ही है। तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बोला है ए के असफल और बट्टा बी के असफल हो चुकी हो। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख रहा हूं, थोड़ा वेन डायग्राम बना रहा हूं इसका ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये वेन डायग्राम से काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन स्टूडेंट। ध्यान से देखिए कैसे होगा। ये ए, ये बी। पहले हमें बोला गया है ए के असफल होने की, तो ए के असफल होने की है, मैं अदर कलर का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो है जिसको हमने यहां लिख देते हैं अकेला बी। ठीक है भाई, ये तो अकेले बी की हो गई, और अकेले बी की 0.15 जो प्रायिकता है पी बी अकेले की वह 0.15। ठीक है भाई, फिर रेड ये हो जाएगी रेड वाली, ये हो गया अकेला ए। रेड वाला कौन हो गया? अकेला ए। और अकेला ए कैसे निकलेगा? अकेले ए की कैसे निकलेगी? देखिए पी अकेला, अकेले ए की प्रायिकता वो पी ए में से जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो पी अकेला की निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो ब्लैक वाला है ये दोनों का ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये ब्लैक जो है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। कितना है दोनों का? एक के असफल होने की 0.2 है, बी की हो गई ए और बी दोनों की 0.15, तो ये हो गई जो प्रायिकता जो है पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों के असफल होने की दर की 0.15। इस प्रकार से मैंने मेंशन किया है। फिर से देख लीजिए, ये जो रेड वाला है ये है अकेला ए, और अकेला ए कैसे निकाल सकते हैं? पूरे ए में से
ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको घटा देंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं इसको थोड़ा जमा के, यहां लिख देते हैं फिर से। प्रायिकता जो है ए अकेला, इसका हम निकाल सकते हैं किसका, प्रायिकता किसका, ए का, माइनस प्रायिकता किसका, ए इंटरसेक्शन बी का घटा के। ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हमने लिख दी। अब देखिए यहां कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर जो है 9। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पी यानी प्रायिकता निकालिए, ए जो है असफल, असफल बट्टे बी असफल हो चुकी है, बी असफल हो चुकी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सह प्रतिबंध का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए भैया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B बट्टे PB, ऐसे ही लिखेंगे सह प्रतिबंध से कि भाई A तथा B दोनों असफल हैं। जब B असफल हो चुकी है ठीक, तो देखिए दोनों के असफल होने की A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है, 0.15, ठीक है। आगे देखिए B का मान, B के अकेले का कितना है, 0.15, और हमें बोला गया है क्वेश्चन में, हमें बोल रखा है 1 मिनट, हाँ हमें क्वेश्चन में B के अकेले की दे रखी है, और जबकि हम यहां क्या लिख रहे हैं, B असफल हो चुकी है। तो B असफल हो चुकी है तो ये तो ग्रीन वाला, ध्यान से देखिए ये स्काई वाला है, ये तो P के अकेले का है, सॉरी ये जो स्काई कलर वाला है ये तो B के अकेले का है, लेकिन पूरा B कैसे बनेगा, ये वाला और ये वाला मिलके, तो कितना हुआ, इंटरसेक्शन वाले की कितनी वैल्यू है, 0.15, और B के अकेले की कितनी है 0.15, तो ये हो गया 0.15 बट्टे 0.30, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर 15/30 और 16 होके कितना हो गया 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। फिर से देख लीजिए इसको हमने कैसे लिखा, P A इंटरसेक्शन B बट्टे PB, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू है वो है 0.15, नीचे क्या है PB यानी B असफल हो सके, लेकिन B कैसे, किस किस से, B एक तो स्काई कलर से और ब्लैक कलर से मिलके कंप्लीट B बन रहा है, ब्लैक कलर वाला जो कॉमन है उसका वैल्यू 0.15, स्काई वाला उसका वैल्यू 0.15, तो टोटल कितना हो गया 0.30, सोल्व किया 1.2 जो है स्टूडेंट इसका आपका आंसर बनेगा। इसका सेकेंड पोर्शन देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी से इसका आंसर मिलाना चाहें तो 1.2 का मतलब 0.5 हो गया, ठीक है। सेकेंड पोर्शन देखिए, सेकेंड में आपको बोला है ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए के अकेले असफल होने की, देखिए पहले तो ए अकेला कैसे है, ए अकेला ये रेड वाला है, ये जो रेड पोर्शन है यही ए अकेला है।
आपको प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखिए। पहले तो आपको प्रश्न में गिवन है कि ए के एसिपल होने की, ठीक है। तो पूरा ए कैसे मिलके बना है, रेड प्लस ब्लैक, तो ए के एसिपल होने की पी ए, यानी पूरे ए में से ये कॉमन वाला पोर्शन घटा दीजिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर से समझ लीजिए, ए के अकेले एसिपल होने की मतलब है केवल ये रेड वाला पोर्शन, और पूरा ए रेड प्लस ब्लैक जो आपको दे रखी है पर्सन में गिवन है। ए के एसिपल होने की 0.2 और अकेले की पूछिए तो ये कॉमन वाला पोर्शन घटा दीजिए जिसका मान है 0.15, तो घटाया तो कितना 0.05, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप वेन आरेख से करेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, थैला फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। हल जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, कि मेरे पास यहां पे एक फर्स्ट जो थैला दे रखा है, इसमें जो है मेरे पास 3 लाल और 4 काली गेंद है। 3 लाल 4 काली गेंद है, और यहां पे मेरे पास एक बॉक्स जो है वो सेकंड है। उस सेकंड बॉक्स में मेरे पास 4 लाल 5 काली, सेकंड बॉक्स में 4 लाल 5 काली। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो बैग फर्स्ट है उसमें 3 लाल 4 काली, सेकंड में 4 लाल 5 काली गेंद है। एक गेंद को फर्स्ट से थैला सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है और तब गेंद सेकंड थैले से निकाली जाती है। एक गेंद को इसमें भेजना है और गेंद सेकंड से निकालनी है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, यानी हमें पहले से पता है जो गेंद निकाली गई है वो लाल रंग की है। स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता, कि जो गेंद निकल चुकी है वो कैसी है, लाल। ठीक है भाई, तो यहां पे लिख लीजिए इवेंट ई जो आपको पहले से पता है वो लिख लीजिए। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो निकाली गई गेंद लाल है। अब देखिए पहले हमें फर्स्ट बैग से सेकंड में एक बॉल स्थानांतरित करनी है। तो ठीक है, आप कैसे कैसे रंग की बॉल स्थानांतरित कर सकते हो, लाल भी कर सकते हो और काली भी। ठीक है, तो मल्टीपल इवेंट्स जो है आपके पास E1 E2 वो मान लीजिए। E1 प्रथम थैले से लाल गेंद स्थानांतरित करना, और E2 जो है वो आप मान लीजिए प्रथम थैले से काली गेंद स्थानांतरित करना। फिर से समझते हैं, हमारे पास 2 बैग हैं। फर्स्ट में 3 लाल 4 काली, सेकंड में 4 लाल 5 काली गेंद है। ठीक है, प्रथम बॉक्स से हमें सेकंड में एक गेंद स्थानांतरित करनी है। ठीक, तो इससे हमें इसमें एक बॉल
ट्रांसफर करनी है। जो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, लाल। जब हम इसमें लाल गेंद स्थानांतरित कर देंगे तो इसमें कितनी हो जाएगी लाल, 5 लाल प्लस 5 काली हो जाएगी। ठीक है भाई, जब लाल स्थानांतरित कर रहे हैं। और अगर इसमें हम बॉल जो है वो काली स्थानांतरित करें तो यहां पे जो है 4 लाल और 6 काली हो जाएंगी। 4 लाल और 6 काली हो जाएंगी। ठीक है भाई, जब हम फर्स्ट बैग से एक लाल बॉल सेकंड में स्थानांतरित करें तो यहां पे लाल 5 हो जाएंगी और काली 5 रहेंगी। अगर हम एक काली स्थानांतरित करें तो 4 लाल और 6 काली हो जाएंगी। ये स्थितियां बन जाएंगी। अब हमें बोला गया है कि भाई जब आपको पता है कि निकाली गई गेंद तो क्या है, लाल है, कि भाई हमने जो भी बॉल सेकंड बैग से निकाली, स्थानांतरित करने के पश्चात जो बॉल सेकंड बैग से निकाली वो कैसी है, लाल है। तो अगला बोल रहा है स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता। तो आप ये बताओ कि जो गेंद स्थानांतरित हुई वह काली है, तो काली गेंद स्थानांतरित करने को हमने क्या लिखा, E2। तो ये हो गया P E2 इंटरसेक्शन E बट्टे PE। ठीक है, अब देखिए PE क्या है। PE का मतलब है निकाली गई गेंद लाल है। देखो लाल गेंद कब निकल सकती है, जब हम फर्स्ट बैग से एक लाल गेंद इसमें स्थानांतरित करें, और जब किसमें, दूसरे बैग में। जब हम प्रथम बैग से एक लाल गेंद दूसरे बैग में स्थानांतरित करें, और जब हम लाल गेंद स्थानांतरित कर चुके हैं उस स्थिति में जो गेंद है, ठीक है, वो कैसा निकलेगा, लाल निकल सकता है। अगर हम दूसरे बैग से प्रथम बैग से इसमें काली गेंद स्थानांतरित करें, कैसी गेंद स्थानांतरित करें, काली। तो देखिए जब काली गेंद स्थानांतरित की जा चुकी है उस स्थिति में भी लाल निकल सकती है। यह आपको समझ में आना चाहिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। पीई का क्या मतलब लिखा हमने, निकाली गई गेंद लाल है। लाल कब निकल सकती है, जब हम प्रथम बैग से एक लाल गेंद इसमें स्थानांतरित कर दें। तो जब स्थानांतरित की गई गेंद क्या है, लाल है, उस स्थिति में हम सेकंड से एक बॉल निकालें तो लाल स्थानांतरित हो चुकी है, उस स्थिति में लाल निकल सकती है। जब हम प्रथम से द्वितीय में एक काली गेंद डाल दें, यानी स्थानांतरित गेंद कैसी है, काली। जब काली स्थानांतरित हो चुकी है उस स्थिति में दूसरे बैग से क्या निकल सकती है, लाल गेंद निकल सकती है। ऊपर E2 वाली कंडीशन, तो E2 ऊपर लिख दीजिए, टू मल्टीप्लाई P E बट्टे E2। अब सबकी प्रायिकताएं लिख लीजिए यहां पे। देखिए सबसे पहले PE1 क्या है, प्रथम तेले से लाल गेंद स्थानांतरित करना। भाई किसमें, सेकंड बैग में स्थानांतरित करना, प्रथम तेले से लाल गेंद स्थानांतरित करना। तो देखो भाई प्रथम में कुल गेंद कितनी है, 4 3 7। तो लाल गेंद स्थानांतरित करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 3, तो ये हो गया 3/7। दूसरा E2 प्रथम बैग से काली गेंद स्थानांतरित करना, और स्थानांतरित कहां कर रहे हैं, दूसरे में। तो कुल गेंद 7 और काली 4। तो काली गेंद स्थानांतरित करने की प्रायिकता 4/7 और लाल स्थानांतरित करने की 3/7। अब आगे बढ़िए, जब हम पहले थैले से, प्रथम थैले से लाल गेंद स्थानांतरित करते हैं, ठीक है भाई, तो गेंद कैसी निकलना, लाल। तो देखो कुल कितनी हो गई यहां, 10, और 10 में से लाल 5। इसको फिर देखिए,
जब हम प्रथम थैले से दूसरे थैले में लाल डालते हैं तो दूसरे थैले से ही तो बॉल निकलेगी। तो प्रथम थैले से लाल बॉल स्थानांतरित की गई है, तो यहां कितनी टोटल 10, वो तो लाल निकलने की 5, क्योंकि निकाली कहां से जा रही है, फर्स्ट से नहीं सेकंड से निकाली जा रही है, और सेकंड में लाल कितनी है स्थानांतरित करने के बाद 5। जब आपने एक बॉल पहले थैले से दूसरे थैले में काली स्थानांतरित की है तो यहां पे टोटल बॉल कितनी हो गई, पहले तो वो देखो भाई। ठीक है, टोटल हो गई 10, और जब काली स्थानांतरित किए तो दूसरे से निकालें तो उसके लाल निकलने की प्रायिकता 4/10। फिर से समझ लीजिए इसको, आपने इधर से एक बॉल इसमें डाल दिया काला, ठीक है, यानी काली बॉल स्थानांतरित हुई है, तो ये स्थिति हो गई। तो कुल गेंद 10 और लाल निकलने की 4, बस निकाल लीजिए। P/E सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। E2 का 4/7, E/E2 4/10, E1 3/7, E/E1 5/10 प्लस 4/7 गुना 4/10। फिर से देख लीजिए, E2 4/7, E/E2 4/10, E1 3/7, E/E1 5/10। सोल्व करेंगे तो ऊपर का हो गया 16 नीचे का 70, तो 16/70 ये हो गया 15/70 प्लस 16/70। तो P/E देखिए 16/70 नीचे की लघुत्तम 70, तो 15 प्लस 16, देखिए 70 से 70 कैंसिल, तो 16/31। तो P जो E2/E इसका प्रायिकता 16/31, ये आपका हो जाना चाहिए 16/31, ये आपका होना चाहिए इसमें आंसर। तो स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से इसको भी आप स्टार कैटेगरी में डाल लीजिए। और विविध में जितने भी क्वेश्चन है एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू 0 और पी B/A 1 है, तब ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है पी ए ये नॉट इक्वल टू 0 है, पी B/A ये हमें गिवन है 1। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A बट्टे पी ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका मान 1 कब आएगा, जब प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A इसका मान कितना हो, इसका वैल्यू कितना हो, PA हो। और वो तो तभी हो सकता है जब क्या हो, जो A जो है सबसेट हो, A सबसेट हो किसका, B का। ये तभी संभव है, A उप समुच्चय हो किसका, B का, तब ऐसा हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा A। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये, यानी A जब B का उपसमुच्चय होगा तो A जब B का उपसमुच्चय होगा उस स्थिति में A इंटरसेक्शन B ये क्या होता है, A होता है। ठीक है, देन ये स्थिति हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहले दे रखा वो लिख लीजिए। हल 12 है, हमें दे रखा है P A/B, A/B
बी, इसका मान कम है किससे? पी ए से। ठीक है भाई, सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया पी ए। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी छोटा है किससे? पी ए गुणा पी बी से। पी ए गुणा पी बी से। इस पी बी को अगर हम इसके नीचे ले आए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। ठीक है, अरे पी बी तो पहले से था, पी ए को लेके आइए। अगर हम नीचे ले आइए पी ए को तो इधर कितना है? पी बी। ठीक है भैया, इंटरसेक्शन बी बी पहले से था, तो हमने क्या किया यहां पे, हम इसको देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा सीलिंग मिस्टेक है। आप यहां पे चिन्ह चेंज कीजिए इस क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहां चिन्ह चेंज कर लीजिए भाई। ठीक है, चिन्ह चेंज कर लीजिए स्टूडेंट, टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है भाई, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पी ए बटा बी बड़ा है किससे? पी ए से, न कि छोटा। तो इसको लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, नीचे पी बी, इधर पी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, इस ए को इस साइड लिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? हम इसको हम लिख सकते हैं बी बट्टे ए, बी बट्टे ए। तो बी बट्टे ए बड़ा हो गया किससे? पीबी से। बी बट्टे ए बड़ा है किससे? पीबी से। देन सी आंसर। यहां पे तो ए आंसर हो गया आपका और यहां हो गया सी आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल सी आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि हल जो है 13 हमें दे रखा है पी ए प्लस पी बी माइनस ए और बी, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए। ठीक है भाई, तो देखिए पी ए से पी ए कैंसिल, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज टू कितना? 0। इसको उस साइड ले जाइए, तो पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको इसके नीचे ले जाइए, तो 1 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी। हाँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं पी ए बट्टे बी, ए बट्टे बी। तो बिल्कुल बी आंसर, बी आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, आपका आंसर हो गया बी। कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो हमारा एक्सरसाइज है 13, इसका जो विविध पर चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। इसमें एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग रह गया है, देखिए लास्ट, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पेंडिंग रह गया। इसका कारण ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बर्नौली प्रमेय पे आधारित है, और जो बर्नौली प्रमेय है उसको एनसीईआरटी में लेफ्ट कर दिया गया है। तो इसका जो है हम सॉल्यूशन फिर भी देखेंगे, किसी अन्य मेथड से हो रहा है तो हम डालेंगे आपको बना के। तो हमने इसको अभी रख इसलिए रहा, क्यों रख लिया, इसका कारण ये कि जो क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय पे आधारित है, हम देखेंगे किसी अन्य मेथड से बनता है तो हम इसका सॉल्यूशन अलग से एक क्वेश्चन का बना के डाल देंगे।
चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इस एक क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।